हेलो फ्रेंड्स, डीबीएमएस सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 4 जिसमें हम पढ़ेंगे आज का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर व्हाट इज़ डीबीएमएस। यानी बिगिनर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा कि डीबीएमएस होता क्या है। तो उससे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग। इससे पिछले 3 वीडियोज़ में आप समझ चुके हैं डेटा क्या है, डेटा के परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज़ डेटाबेस। तो अगर नहीं देखे हो तो पहले उन 3 वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए। हम जानते हैं कि डेटा को जब भी हमें परमानेंटली स्टोर करना होता है सेकेंडरी स्टोरेज में, जैसे कि हार्ड डिस्क में, तो हमें फाइल्स के रूप में डेटा को स्टोर करना होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें अपने प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग का कोड भी लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको वो 3 पार्ट्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। हम अपने प्रोग्राम में जो कुछ भी कोडिंग कर रहे हैं उसमें से एक पोर्शन होता है जो यूज़र इंटरफेस तय करता है। यूज़र इंटरफेस का मतलब है यूज़र से इंटरेक्ट करने वाले स्क्रीन्स को तैयार करना, जिसको यूज़र देखेगा, जिससे यूज़र इंटरेक्ट करेगा, जिससे यूज़र अपनी कुछ वैल्यूज़ इनपुट करेगा या कुछ आउटपुट देखना चाहेगा। तो वो सब कैसे होगा उसके लिए कोडिंग हमने की होगी। अब ये कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, फिर आप चाहे सी की बात करें, C++ की बात करें या जावा की बात करें या किसी भी लैंग्वेज की बात करें। आप जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन में एक हिस्सा आपका कोडिंग का होता ही है जो यूज़र से इंटरेक्शन करने के लिए बना होता है। तो मान लीजिए कि मुझे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ कौन कर रहा है? जो लाइब्रेरियन है वो यूज़ कर रहा है, जो काउंटर पर बैठे हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले को जो स्क्रीन दिखेगी, जो वो काम कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है, वो सब कोडिंग हमने यूज़र इंटरफेस के द्वारा बनाया होगा। यानी हमने अपनी एप्लीकेशन में कुछ स्क्रीन्स बनाई होंगी जिसमें जो यूज़र को दिखेगी, जिसमें लिखा होगा कि वो क्या क्या काम कर सकता है, कहाँ पे क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, वो सब कुछ कोडिंग हमने करी होगी। यूज़र ने जो इन्फॉर्मेशन एंटर करी है उसके आधार पे जो भी इनपुट यूज़र ने किया है, जो भी सिलेक्शन उसने किया है, जो ऑपरेशन वो करना चाहता है, तो डेटा की प्रोसेसिंग का कोड भी हमने लिखा होगा। जैसे फाइन कैलकुलेट करना है ना, कोई बुक लेट रिफंड कर रहा है लाइब्रेरी में तो उसका फाइन कैलकुलेट करना है, तो वो कोडिंग कहाँ होगी? तो वो कोडिंग हमारे प्रोसेसिंग वाले पार्ट में होगी। यानी कि हमारी एप्लीकेशन का एक अहम हिस्सा होता है जहाँ पे हम डेटा मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, डेटा की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। तो हमने लॉजिकली अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर लिया, अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड कर लिया कि यूज़र से इंटरेक्ट करने वाला कोड अलग और डेटा को प्रोसेस करने वाला कोड अलग। ऐसे ही हम इमेजिन करें कि हमारे प्रोग्राम में ऐसा भी कोड होना चाहिए जो डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में पहुंचाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में समझा था कि डेटा परसिस्टेंस, यानी हम चाहते हैं कि डेटा की अवेलेबिलिटी प्रोग्राम के एंड होने के बाद भी रहे। अगर एक बार प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम को जो मेमोरी मिली होती है उसी के अंदर वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है। अब जब वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो जो डेटा यूज़र ने एंटर किया है वो भी वैनिश आउट हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि वो डेटा वैनिश आउट हो, तो हम उस डेटा को परमानेंटली हार्ड डिस्क में रखना प्रेफर करेंगे। हार्ड डिस्क में जब रखेंगे तो फाइल्स के रूप में रखेंगे। अब ये हार्ड डिस्क में फाइल के अंदर ये डेटा जाएगा कैसे? तो इसके लिए जो कोड हमने लिखा होगा दैट इज़ कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। ना केवल इतनी सिंपल सी बात नहीं है कि हमें फाइल में सिर्फ डेटा को रखना है, हमें फाइल से डेटा को निकालना भी है, हमें फाइल में डेटा को सर्च भी करना है। कई बार हमें नई फाइल बनानी है, पुरानी फाइल को डिलीट करनी है, कोई डेटा को अपडेट करना है। बहुत सारे काम हो सकते हैं जो इस फाइल पे अप्लाई होंगे। अच्छा, ये फाइल्स जो हैं इनका कलेक्शन यही क्या कहलाता है? ये कहलाता है डेटाबेस। सो डेटाबेस को मुझे एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए मैंने जो कोड लिखा है दैट पोर्शन इज फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम्स। तो ये हमारे एप्लीकेशन में बाकी के लॉजिक से थोड़ा अलग हो जाता है।
यानी बाकी सब यूज़र से इंटरेक्शन और डेटा की प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, और ये वाला जो कोड है सिर्फ इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हम फाइल्स को मैनेज करना चाहते हैं, यानी हम उस गोदाम को मैनेज करना चाहते हैं जहाँ पे हमने अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड सारा का सारा डेटा रखा हुआ है या रख रहे हैं। तो उसमें रखना, निकालना, बहुत सारे काम करना, ये सारे काम करने की जवाबदारी इस कोड पर होती है। तो अब DBMS क्या है? DBMS इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है दैट इनेबल्स यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस। अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप एप्लीकेशन में यूजर इंटरफेस भी बना रहे हैं, डेटा प्रोसेसिंग के कोड भी लिख रहे हैं और फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम भी लिख रहे हैं। ये जो फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम लिख रहे हैं इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं। ये प्रोग्राम्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं इस डेटाबेस को एक्सेस या हैंडल करने के लिए। तो ये जो प्रोग्राम्स लिखे जा रहे हैं ये खास तरीके के प्रोग्राम्स होंगे, बहुत ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम बनाए जाएंगे, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन में डेटाबेस उसकी बैकबोन होती है। अगर डेटाबेस में गड़बड़ हो गई तो आपकी एप्लीकेशन बेकार हो जाएगी। एक अच्छा यूज़र इंटरफेस क्या कर लेगा अगर डेटा ही हमारे पास करप्ट हो जाए? तो हमारा फाइल हैंडलिंग पे खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेटाबेस को प्रॉपरली मेंटेन करे, जिससे कि डेटा सिक्योर रहे, करप्ट ना हो, डेटा रिडंडेंट ना हो, इनकंसिस्टेंट ना हो, डेटा से रिलेटेड जितनी भी सेफ्टी मेजर्स हमें चाहिए वो सब इश्यूज कौन हैंडल करेगा? ये फाइल हैंडलिंग वाला। तो जो प्रोग्रामर ये फाइल हैंडलिंग का टास्क कर रहा होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होगा, बहुत ही हैवी टास्क होगा। यानी हो सकता है हमारी पूरी एप्लीकेशन में जितनी कोडिंग हो रही है उससे ज़्यादा कोडिंग हमें फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स में करनी पड़े, और हमें इसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बड़ा एक्सपेंसिव तरीका है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने का कि जिसमें फाइल हैंडलिंग का टास्क हमें किसी एक्सपर्ट के द्वारा कराना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोजेक्ट फेल ना हो। तो ये प्रोग्राम्स जो डेटाबेस को मैनेज करते हैं यही प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर में ये वाला जो पोर्शन है यही तो है डेटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम। आप इसको अपने आप में एक सब सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। अगर ये पूरी एक एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है तो ये उसका एक पार्ट है जो डेटाबेस को मैनेज कर रहा है। The DBMS is a general purpose software system that facilitates the process। अच्छा, एक बात समझिए कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सब सॉफ्टवेयर जिससे कि हम डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर बाज़ार में रेडीमेड भी मिलता है। यस, जैसे एग्जाम्पल के लिए ओरेकल नाम सुना होगा आपने, या एग्जाम्पल के लिए DB2, या एग्जाम्पल के लिए MySQL। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं एग्जाम्पल इस सब सॉफ्टवेयर के। क्या होगा फ़ायदा? मेरे को अपने प्रोग्राम में ये बनाने नहीं पड़ेंगे, मुझे फाइल हैंडलिंग का कोड करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। मैं इनमें से कोई भी रेडीमेड सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपना काम चला सकता हूँ। इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। द DBMS इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे इस बात से मतलब नहीं कि आपकी एप्लीकेशन में क्या हो रहा है। आपकी एप्लीकेशन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम है कि रेलवे रिजर्वेशन है, या कोई भी एप्लीकेशन हो, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, ये सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। आप चाहे होटल मैनेजमेंट यूज़ करें, चाहे लाइब्रेरी मैनेजमेंट यूज़ करें, आप इन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़े जनरलाइज सॉफ्टवेयर किसी भी एप्लीकेशन के साथ मर्ज हो जाएंगे। तो द DBMS इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर system that facilitates the process of defining, constructing, manipulating and sharing databases। देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स बोले हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसका मेनली काम क्या है। आप देखिए, मैं जब इस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ तो इसको मैं अपनी एप्लीकेशन से थोड़ा अलग बना रहा हूँ। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इस एप्लीकेशन में आपने क्या किया,
आपने अपनी एप्लीकेशन में यूज़र इंटरफेस बनाया, डेटा प्रोसेसिंग का कोड लिखा, लेकिन ये DBMS वाला जो पोर्शन है ये आपने नहीं बनाया। अगर आप बनाएंगे तो ये बड़ा ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं कि अगर मुझे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में बुक्स की इंफॉर्मेशन फाइल में रखनी है, तो मैंने कोड लिखा होगा जिसके ज़रिए फाइल में बुक का डेटा स्टोर होगा। ऐसे ही मैंने डिलीट करने के लिए भी कोड लिखा होगा। अब मान लीजिए मुझे एक बुक डिलीट करनी है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जिस फाइल में रखी है, मैं सिंपली क्या करूँगा, डिलीट वाला जो कोड मैंने लिखा होगा उसको चला दूंगा। अच्छा, लेकिन मान लीजिए वो बुक अभी किसी को इशूड थी। अच्छा, बुक इशू थी, ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरी फाइल में रखी हुई है कि ये बुक फलाने फलाने व्यक्ति को इशूड है। अब आपने वो बुक अगर डिलीट कर दी, यानी वो इन्फॉर्मेशन एक फाइल से रिमूव कर दी, तो कल को जब वो बंदा बुक लेकर आएगा रिटर्न करने, तो आप तो कहेंगे ये बुक हमारी लाइब्रेरी की नहीं है, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका मतलब ये डिलीट ऑपरेशन यहाँ पर डेटा को करप्ट कर रहा है। तो यदि फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स बनाने वाला इतना माहिर नहीं होगा कि वो इन इश्यूज को समझ पाए, तो वो फाइल हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे दूसरे कई इश्यूज हो सकते हैं, मैंने तो सिर्फ एक डिस्कस किया है। तो डेटा करप्ट ना हो, इसके लिए या तो वो प्रोग्रामर जो फाइल हैंडलिंग का काम कर रहा है आपके प्रोजेक्ट में, वो बहुत ही तगड़ा हो, बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग हो, बहुत अच्छी समझ हो, और ऐसे में उसकी सैलरी भी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और वो टाइम भी बहुत लेगा, और उसके बाद भी आपका प्रोग्राम रिस्क जोन में रहेगा। अगर उसने थोड़ी भी गड़बड़ करी होगी तो आपका पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। तो इतनी बड़ी रिस्क कोई क्यों लेगा? बेटर क्या है, आप रेडीमेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, जैसे अभी मैंने बताया ओरेकल, माइस्क्यूएल जैसे। तो कोई भी रेडीमेड सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर लें। अब वो आपकी एप्लीकेशन नहीं है, वो तो एक अलग सॉफ्टवेयर है। ओरेकल एक अलग सॉफ्टवेयर है, हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो अलग है। ओरेकल जैसा सॉफ्टवेयर अलग है, माइस्क्यूएल जैसा सॉफ्टवेयर अलग है। तो मान लीजिए ये ओरेकल सॉफ्टवेयर है, तो ज़रूरत ये है कि ये ओरेकल सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर के साथ ऐड हो जाए और पूरा कंप्लीट एक सिंगल सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करे, सिंगल एप्लीकेशन की तरह। यस, ये DBMS सॉफ्टवेयर में यही कला है कि वो आपकी एप्लीकेशन के साथ अटैच हो जाएंगी और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का ही हिस्सा बन के रहेंगी। अब आप अपने डेटा प्रोसेसिंग में आप जो कोडिंग कर रहे हैं उसमें सिर्फ इतना लिखिए कि आप ओरेकल तक अपनी बात पहुंचा सकें। आप समझ लीजिए कि इस डेटाबेस को पहले आप खुद मैनेज कर रहे थे, इस गोदाम को आप खुद मैनेज कर रहे थे। अब इसको मैनेज करने के लिए आपने किसी को रख लिया, तो जिसको रख लिया है ओरेकल मान लीजिए, आपको उससे कहना तो पड़ेगा ना कि ये डेटा डेटाबेस में रख दो। हाँ, रखने का काम ओरेकल कर देगा, लेकिन क्या रखना है ये तो आपको ही बताना है। तो आप ओरेकल सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करेंगे। जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो इसके लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ SQL। SQL लैंग्वेज एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है जिसके ज़रिए आप इन सॉफ्टवेयर्स को, इन DBMS सॉफ्टवेयर्स को बता सकते हो कि उन्हें क्या करना है। जो डेफिनेशन अभी हमने देखी, उस डेफिनेशन में हमने एक वर्ड देखा था, डिफाइनिंग। तो कोई भी DBMS सॉफ्टवेयर ये फैसिलिटी देता है कि वो डेटाबेस को डिफाइन कर सके, यानी एज अ प्रोग्रामर, एज अ यूज़र, हम उस DBMS सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए उसमें वो स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं जिसमें हमारा डेटा स्टोर होने वाला है। तो ऐसी फैसिलिटी देना ज़रूरी है DBMS सॉफ्टवेयर को, जिसमें हम उस स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसमें डेटा स्टोर होगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे उस डेटा टाइप्स की, जो जिस टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है, वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट वैल्यू है, किस तरह की वैल्यू है। कंस्ट्रक्टिंग डेटाबेस का मतलब ये हुआ कि हम जो डेटा है वो डेटाबेस में रखेंगे जिससे कि डेटाबेस हमारा कंस्ट्रक्ट होगा। मैनिपुलेटिंग का मतलब हमें डेटा को कई बार अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। शेयरिंग डेटा मतलब हम इस डेटा को मल्टीपल यूज़र्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ DBMS सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए।
अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। ये DBMS का मतलब क्या होता है इसको समझाने की एक कोशिश है। तो बेसिकली अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो DBMS वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ज़रिए हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। ये काम हम खुद भी कर सकते थे अपने प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग का कोड लिखकर, पर हम ना करते हुए इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से करा रहे हैं तो हमारा काम आसान हो रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो पे कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट के ज़रिए अपने डाउट ज़रूर पूछें। और यदि आपको लगता है ये बहुत सिंपल हो गया है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने इस वीडियो को शेयर करिए अपने फेसबुक वॉल पे, ताकि आप जैसे और भी कई सारे लोग हैं जिनको इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है वो भी इन वीडियोस को देख सकें। एक तो ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, दूसरा ये हिंदी में, तो बहुत सारे लोगों के ये काम के हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरे इस तरह के और भी वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी मिले, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बटन वीडियो के ठीक नीचे। यदि आप चाहते हैं कि मेरे दूसरे चैनल्स में क्या है वो भी आप देखें, तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट के अंदर आपको C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो YouTube पे मैंने अपलोड किए हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे ही वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप वेबसाइट पे भी जाएंगे तो कोई भी वीडियो का चार्ज आपको पे नहीं करना है। आप में से जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग स्किल पुअर है और प्रोग्रामिंग स्किल को हमें डेवलप करना है, तो उनके लिए भी एक एक्सरसाइज इस वेबसाइट पर मैंने रखी हुई है। न केवल ये एक्सरसाइज रखी हुई है बल्कि हर एक प्रोग्राम का सॉल्यूशन वीडियो के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, तो आपको शायद बेहतर तरीके से वो एनालाइज करने का मौका मिलेगा ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो ये एक बड़ी यूज़फुल साइट है, आप इसको ज़रूर विजिट करिए। इसके अलावा भी आपके कुछ सुझाव या शिकायत या जो भी आप कमेंट मेरे से कहना चाहते हैं, जो भी बात आप मेरे से कहना चाहते हैं, तो आप मेरे फ़ोन पे भी मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे कमेंट के ज़रिए भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।